मेरी जेठानी रोज़ रात को ससुर जी की मसाज करने चली जाती और मैं बाहर से सुनती तो जेठानी की सिसकियों की आवाज़ आती। एक दिन जेठानी से पूछा तो उसका रंग फीका पड़ गया। कहने लगी, तुम ये बात किसी को ना बताना और आज रात मेरी जगह मसाज करने जाना। जब मैं ससुर जी के कमरे में गई तो ससुर जी ने दरवाज़ा बंद किया और जैसे ही लाइट ऑफ की मेरे जिस्म से जान निकल गई, क्योंकि वहाँ तो मेरा नाम मेघा है। जिस घर में मेरी शादी हुई थी वह बहुत ही अजीब घराना था। ऐसे ऐसे काम होते कि समझ से बाहर थे। मेरे ससुराल में मेरी एक जेठानी और मेरे ससुर थे। जेठ बाहर के देश में होते थे, उनको शादी में भी नहीं देखा, वो आए ही नहीं। मेरे पति का नाम नैतिक था। दरअसल हमारी मोहब्बत की शादी थी और मेरे घर वाले राजी नहीं थे, क्योंकि मेरा पति बहुत कमज़ोर और बीमार नज़र आता था। मेरे बाबा को पूरा यकीन था कि ये नशा करता है, जबकि ऐसा नहीं था। मैं चाहती थी कि हमारी शादी इज्जत और सुकून से हो जाए, पर ऐसा नहीं हो पाया और बात बिगड़ गई। मेरे घर वालों ने मेरे पति को कहा कि 3 दिन है तुम्हारे पास, इसको शादी करके ले जाओ, वरना चौथे दिन हम इसकी शादी कहीं और करवा देंगे। मेरे पति ने हाथ पांव मारे, दोस्तों की मदद ली और शादी कर ली। बाबा ने कहा कि तुम्हारे लिए आज से इस घर के दरवाजे बंद हैं। मैं हैरान तब हुई जब नैतिक के पापा भी शादी में खुशी खुशी आए। वो बिल्कुल भी नाराज़ नहीं थे, कहते थे कि मोहब्बत करना गुनाह नहीं है। मेरी शादी पर ही मैं अपनी जेठानी से मिली। उन्होंने मुझे तसल्ली दी और कहा कि सब ठीक हो जाएगा, तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना। अब मेरा पति दिन रात मेहनत करने लगा, क्योंकि अब हमें पैसों की ज़रूरत थी। वो सुबह जाता तो रात को ही वापस आता। ऐसे में घर में सिर्फ मैं और मेरी जेठानी ही थे। एक दिन मैंने कुछ बहुत ही अजीब देखा। रात होते ही मेरी जेठानी सारा काम ख़त्म करने के बाद मेरे ससुर के कमरे में जा रही थी। उसके हाथ में तेल की एक कटोरी थी। मैं ये मंजर देखकर बड़ी हैरान हुई। वो अंदर गई और उसके बाद उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं हैरान रह गई कि भला इस वक्त उसका अंदर क्या काम है और ये तेल लेकर अंदर क्यों गई है। कुछ देर मैं खड़ी रही कि शायद तेल देने गई होगी और दरवाज़ा गलती से बंद हो गया होगा। 15 से 20 मिनट गुजर गए, वापस नहीं आई। कुछ देर बाद मेरा पति आ गया। मैंने उसके लिए रात का खाना गर्म किया, फिर हमने साथ बैठकर खाना खाया। थोड़ी देर बाद उसने मुझे चाय बनाने को कह दिया। मैं चाय बनाने के लिए दोबारा किचन में गई। तब भी मैंने देखा कि जेठानी अपने कमरे में नहीं थी और ससुर के कमरे की लाइट भी ऑफ थी। इसका मतलब वो सो चुके थे। फिर मैं चाय बनाकर वापस आ गई तो बर्तन रखने के लिए जब दोबारा आई तब भी मैंने देखा यही सिलसिला जारी था। मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। मैं अपने कमरे में आ गई। सुबह मैंने अपनी जेठानी, जिसका नाम अनीता था, से पूछना चाहा, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। अगले दिन फिर से यही होने लगा। वो फिर रात होते ही सारे काम ख़त्म करके और जब उसको लगा कि अब सारे घर वाले सो गए हैं तो वो तेल लेकर ससुर के कमरे में चली गई। मैं देर रात तक जागती थी, क्योंकि नैतिक देर से आते थे। दरवाज़ा बंद होने वाली बात ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया था। मैं धीरे धीरे चलती हुई कमरे के पास गई। मेरे कदम बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और कान ज़रूरत से ज़्यादा ही खुले हुए थे। छोटे मोटे शोर की आवाज़ पर भी मेरी आंखें इधर उधर देखना शुरू कर देती थी। लेकिन फिर मैंने ऐसी आवाज़ सुनी जिनको सुनकर मैं हैरान रह गई। कमरे से अनीता की हल्की हल्की रोने की आवाज़ आ रही थी। मैंने अपने कानों को हाथ लगा लिया। मैं बुरी तरह हैरान रह गई कि ये सब क्या हो रहा है। पहले मुझे लगा कि मेरा वहम है, लेकिन मैंने बाकायदा आवाज़ सुनी और अब तो मैं पूरे यकीन के साथ ये बात कह सकती थी कि जो कुछ भी हो रहा उसमें कुछ तो गलत है। मैंने दरवाजे पर नॉक किया। लाइट ऑन हो गई, लेकिन फिर मैं डर गई। ऐसा लगा जैसे कोई बाहर आ रहा है। मैं वापस अपने कमरे में आ गई। सोचा नैतिक से बात करूंगी, लेकिन नैतिक सोने के मूड में था। मुझे कुछ भी कहने से रोक दिया। अगले दिन अनीता से ही बात करने के बारे में सोचा। वो मेरे सामने बैठी सब्जी काट रही थी और मैं बर्तन धो रही थी। मैंने कहा कि रात को तुम ससुर जी के कमरे में क्या करने गई थी? तुम्हारे हाथ में तेल था और तुमने दरवाज़ा बंद कर दिया। वो तो हैरान ही रह गई। उसको मुझसे इस तरह की बात करने की उम्मीद नहीं थी। कहने लगी कि उनके पाँव में दर्द था तो मैं उनके पैरों पर तेल लगाने के लिए गई थी। मैंने कहा चलो मान लिया कि तेल लगाने के लिए गई थी, लेकिन दरवाज़ा बंद करने की क्या ज़रूरत थी? और तुम तो अंदर जाकर बैठ ही गई थी। मैं 2-3 बार चक्कर लगा आई तो मैंने देखा कि तुम अपने कमरे में थी ही नहीं। अनीता ने मुझसे झूठ बोल दिया कि वह बाथरूम में थी, इसलिए तुमको दिखाई नहीं दी होंगी। वो मुझसे नज़र नहीं मिला रही थी। कहने लगी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फिर वो अपने काम में बिजी हो गई। मैंने कहा कि क्या हुआ था तुम्हारी तबीयत को? तो वो झुंझलाकर बोली, क्यों तुम इतनी सी बात को तूल दे रही हो? छोड़ो ये सब बातें। आज बहुत ज़्यादा गर्मी है
उसने बात का रुख दूसरी तरफ कर दिया था, लेकिन मुझे अंदाज़ा लगाना था, लगा लिया। मेरी एक बहुत ही करीबी दोस्त थी। जब मैंने उसको ये सब कुछ बताया तो उसने इस बात को सुनकर उसे हवा दी और अपने कानों को हाथ लगाकर बोली कि पागल तो नहीं हो गई हो, ज़रूर दाल में कुछ काला है, तुम्हें पता लगाना चाहिए। मेरी जेठानी भी बड़ी अजीब तरह की औरत थी, चुप चुप रहती थी और बहुत ही ढीले ढीले कपड़े पहनती थी। कोई गड़बड़ जरूर थी। एक दिन हमारे घर में एक रिश्तेदार आई हुई थी। उससे बातों बातों में मैंने पूछा तो उसने कहा कि तुम्हारा पति भी शादी से पहले बाहर के देश जाना चाहता था, लेकिन उसके बाप ने जाने नहीं दिया। मैंने कहा कि मेरा पति बाहर नहीं जाए तो अच्छा है, मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। उन्होंने कहा कि हाँ, अनीता का भी पति बाहर होता है, बेचारी कितनी उदास होती है। मैंने कहा कि नहीं, उदास तो नहीं होती, बिल्कुल नॉर्मल रहती है, तैयार भी होती है, हाथों में चूड़ियाँ भी पहनती है। तो कहने लगी कि नहीं, ऐसा तो नहीं, हमने तो उसे बड़ा ही उदास देखा है, वैसे है बहुत खूबसूरत। मैंने कहा खूबसूरत तो बहुत है, ऐसे में पति पास ना हो तो इंसान तैयार होकर किसको दिखाता है, लेकिन उसका दिल करता हो कि वो तैयार होना चाहे, ये अच्छी बात है। इंसान को अपने लिए भी तैयार होना चाहिए। सिर्फ पति के लिए औरत क्यों तैयार हो, वो अपने लिए भी तैयार हो सकती है, ताकि अपने आप को खूबसूरत देखकर उसको खुशी मिल सके। अनीता को देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता था कि उसका पति बाहर है। ना उस घर में मेरे जेठ की कोई बात होती थी, ना ही उसका कोई नाम लेता था, ना मैंने उसकी कोई तस्वीर देखी थी। जेठानी को भी कभी अपने पति से फ़ोन पर बात करते हुए नहीं देखा था। अगर पति बाहर था तो फ़ोन तो करता ही होगा, और यहाँ तक कि मेरे ससुर ये भी नहीं कहते थे कि मेरा बेटा बाहर है। एक बार हम सब खाना खा रहे थे तो मेरे ससुर ने कहा, एक ही बेटा है और यह सारा कुछ उसी का ही है। मैंने कहा कि पापा, आपका एक और बेटा भी तो है। कहने लगा, हाँ, एक और बेटा भी है, गलती हो गई है मुझसे। बाप थोड़ी ना बच्चों को भूल सकता है, मैं तो मजाक कर रहा था। उनके अजीब से मजाक पर मैं हैरान हो गई। भला यह किस तरह का मजाक था। मेरे पति ने भी अजीब सा चेहरा बना दिया और अनीता भी इधर उधर देखने लगी। ऐसा लगा कि ये तीनों ही मुझसे कोई बात छुपा रहे हैं, लेकिन मेरी जेठानी की वो ही रूटीन थी। मैंने फिर उनसे सवाल किया तो कहने लगी, पापा जी के टांगों में दर्द होता है, जब तक उनकी टांगें ना दबाऊं उनको नींद नहीं आती। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि जब वह सो जाते तो ये वापस क्यों नहीं आती, कमरे के अंदर ही क्यों रहती है, क्या सारी रात टांग ही दबाती रहती है। ना जाने कितने सवाल मेरे दिमाग में वैसे ही घूमे जा रहे थे। ऐसी ऐसी बातें दिमाग में आ रही थी जो मैं सोचना भी नहीं चाहती थी। उस दिन तो कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान ही रह गई। उस दिन मैं अपनी जेठानी के कमरे में बिना नॉक किए अंदर चली गई। वो मुझे देखकर बुरी तरह चौंक गई, लेकिन उससे ज़्यादा तो मैं चौंक गई। मैंने कहा कि आप तो माँ बनने वाली है और आपने मुझे बताया ही नहीं। वो पहले तो बहुत घबरा गई, फिर खुद को संभाल कर बोली, हमारे ख़ानदान में ये सब नहीं बताया जाता। जब तक 7 महीने नहीं हो जाते तब तक किसी को भी यह बात नहीं बताई जाती। कहते हैं कि नज़र लग जाती है, इसलिए नहीं बताया। मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हो रही थी। अनीता का पेट देखकर लग रहा था कि छठा 7वां महीना हो, और मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि मेरी जेठानी बहुत खुले कपड़े पहना करती थी। पर अब उसको देखकर लगता था कि उसका 7वां महीना चल रहा है। इसका मतलब कि 7 महीने पहले मेरे जेठ आए थे, लेकिन फिर भी कोई इस घर में उसका नाम नहीं लेता था। क्या उनकी उसके साथ कोई दुश्मनी थी, या ये उनको पसंद नहीं करते थे। इस घर में रहते हुए मुझे भी 2 महीने होने वाले थे। वो भी उनके लिए कुछ नहीं भेजता था, ना कभी मनी ऑर्डर आया, ना ही कोई पार्सल। फिर मैंने सोचा कि एक तो मेरी जेठानी की ये हालत है, ऊपर से मेरे ससुर उसको अपनी पैर दबाने के लिए बुला लेते हैं, अपनी पैरों की मसाज करवाते हैं। उनको इसका एहसास करना चाहिए। ऐसे में तो औरत को आराम की ज़रूरत होती है। एक दिन हम सब खाना खा रहे थे तो मैंने अपनी जेठानी से कहा कि मैंने आपके लिए चाट बनाई है, ऐसी हालत में तो आपका चाट खाने को दिल करता होगा। मेरी बात सुनकर जेठानी के गले में जो खाना था वो उसकी हलक में अटक गया, और ससुर ने भी उसको हैरान होकर देखा। वो सबके सामने कहने लगी, मेघा, यह तुम क्या कह रही हो, हालत से तुम्हारा क्या मतलब है। मैंने कहा, आप पेट से है ना, इसलिए कह रही थी। तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें किसने कह दिया कि मैं पेट से हूँ, जबकि मेरे पति ही मुझसे मिलने के लिए नहीं आए हैं। मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई कि कैसे मेरी जेठानी सफ़ेद झूठ बोल रही थी। मेरे ससुर के चेहरे का रंग फीका पड़ गया था। फिर वह कहने लगे, मेघा, तुम्हें गलतफहमी हो गई, हमारे घर में अभी कोई खुशखबरी नहीं है, यह खुशखबरी तो हमें तुम्हारी ही तरफ से मिलेगी।
मैं हैरानी से सब लोगों का मुंह देख रही थी। मुझे पूरा यकीन था कि अनीता पेट से है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। अनीता की उम्र ज़्यादा नहीं थी, यही कोई 28 से 30 साल की उम्र ही होगी। देखने में भी ठीक ठाक ही थी, लेकिन बस हमेशा खामोश और उदास रहती थी। मेरे ससुर बोले, अनीता तुम्हें अपनी मम्मी के घर जाना था ना, तो चलो तैयार हो जाओ, तुम्हें वहाँ छोड़ दूँ। मेरे जेठ तो घर पर रहते नहीं थे, इसलिए अनीता भाभी को कहीं जाना होता तो मेरे ससुर ही ले जाते थे। मेरे ससुर की बात सुनकर मुझे ऐसा फील हुआ जैसे मेरी जेठानी डर गई हो। वह मेरी तरफ डरी हुई नज़रों से देखने लगी। मैं समझ गई थी जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और मैंने दिल में पक्का इरादा कर लिया कि मैं इस राज को जानकर ही रहूँगी कि आखिर यह सब चल क्या रहा है। मेरे ससुर अनीता को लेकर चले गए। नैतिक भी अपना नाश्ता ख़त्म करके ऑफिस के लिए निकल गए। मैं घर में अकेली रह गई थी, इसलिए बोर भी बहुत हो रही थी। हमारे घर में कोई भी नहीं आता था। हमारा घर भी ऐसी जगह पर बना हुआ था जहाँ पर बहुत कम आबादी थी। शाम को जब अनीता घर आई तो मैं उसे देखकर हैरान हो गई। उसकी आंखें देखकर लग रहा था कि जैसे वह बहुत रोई है। उसके गाल पर एक चोट का निशान भी था। मैंने पूछा तो कहने लगी, मैं रिक्शे से गिर गई थी, इसलिए यह चोट आई। लेकिन उसके चेहरे के हाव भाव से पता लग रहा था कि वह झूठ बोल रही है। वह मुझसे नज़रें चुरा रही थी। मैंने भी ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किए। मैंने कहा, आप अपने कमरे में जाकर आराम करो, बाकी सारा काम मैं देख लूँगी। मैंने अनीता को हल्दी वाला दूध दिया और उसे कमरे में भेज दिया। आज मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि मैं सच्चाई जानकर ही रहूँगी। अनीता जब अपने कमरे में चली गई और थोड़ी देर बाद मुझे यकीन हो गया कि अनीता सो चुकी है, तो मैंने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। आज अनीता की जगह मैं तेल की कटोरी लेकर अपने ससुर के कमरे में जाने वाली थी। इसके अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं था कि मैं सच जान पाती। डर भी लग रहा था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, लेकिन अब जब मैंने सोच लिया था तो पीछे हटने वाली नहीं थी। मैंने अपनी जेठानी के कपड़े पहने, हाथ में तेल की कटोरी ली और अपने ससुर के कमरे की तरफ चल दी। धड़कते दिल के साथ मैंने दरवाज़ा खोला। कमरे में हल्की रोशनी थी, नाइट बल्ब जल रहा था। कमरे में जाने के बाद मैंने दरवाज़ा बंद करने का नाटक किया था, क्योंकि अनीता भी अंदर जाने के बाद दरवाज़ा बंद कर लेती थी। हालांकि दरवाज़ा मैंने हल्का सा खुला छोड़ दिया था। मैं धीरे धीरे चलते हुए अपने ससुर के बेड के पास आ गई। मैं अभी बेड के पास आई ही थी कि मेरे ससुर ने मेरा हाथ पकड़ लिया। इतनी कस के मेरा हाथ पकड़ा कि मेरी सिसकारी निकल गई, लेकिन मैंने खुद को रोक कर रखा। अगर अभी सब कुछ सामने आ जाता तो मैं सच्चाई नहीं जान पाती। मेरे ससुर मेरा हाथ मरोड़ करके बोले, अनीता, खबरदार जो तुमने अपने मुंह से कुछ भी कहा। अगर इस घर में रहना चाहती हो तो अपना मुंह बंद करके रखो। किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मेरी बीवी हो। अगर किसी को भी पता चला कि तुम मेरी बीवी हो और तुम्हारे पेट में पलने वाला बच्चा मेरा है, तो दोपहर को जो तुम्हारा हाल किया था उससे भी बुरा हाल करूँगा। यह कहकर मेरे ससुर ने मुझे ज़ोर से बेड पर गिरा दिया था। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरे शरीर में कांटों तो खून नहीं था। मेरे ससुर बहुत ही सुकून से पानी का गिलास मुंह से लगा चुके थे और मेरे पास यही एक मौका था यहाँ से भाग जाने का। मैं बिजली की तेज़ी से कमरे से निकल गई थी। पीछे से मेरे ससुर अनीता अनीता चिल्लाते रह गए थे। मैं भागती हुई सीधा अपने कमरे में आ गई थी। नैतिक सो रहे थे। मैं नैतिक के सोने के बाद ही अपने ससुर के कमरे में गई थी। अपने ससुर का यह रूप देखकर तो मैं काँप गई थी। ऊपर से इतना शरीफ दिखने वाला इंसान अंदर से कितना गिरा हुआ था। घर में जो कुछ भी हो रहा था बहुत गलत हो रहा था। मतलब जिसे मैं अपनी जेठानी समझ रही थी वह तो मेरी सास थी। दोनों की उम्र में बहुत अंतर था, लेकिन जो कुछ भी हो अनीता थी तो मेरी सास ही, और उन पर जो अत्याचार हो रहा था मैं अपनी आंखों से नहीं देख सकती थी। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए, मैंने अपने मन में सोचा और नैतिक को झिझोड़ते हुए उठा डाला। नैतिक उठकर बैठे। वह हैरत से मेरी तरफ देखने लगे। क्या हुआ मेघा, तुम इतना परेशान क्यों हो? मैं कुछ नहीं बोली, बस मैंने नैतिक का हाथ पकड़ा और अपनी सास के कमरे में आ गई। मेरी सास अनीता अभी भी सो रही थी। शायद दोपहर के अत्याचार का असर था जो उनकी आंख नहीं खुली थी। मैंने अपनी सास को उठाया और उनका हाथ पकड़कर अपने ससुर के कमरे में ले आई। नैतिक और मेरी सास मुझे हैरत से देख रहे थे। दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं यह सब क्यों कर रही हूँ। ससुर के कमरे में पहुंचकर मैंने लाइट्स ऑन कर दी। हम तीनों को कमरे में देखकर मेरे ससुर हक्का बक्का रह गए। फिर खुद को संभालते हुए बोले, क्या बात है, तुम तीनों मेरे कमरे में अचानक कैसे? नैतिक और मेरी सास मेरा मुंह देखने लगी, क्योंकि उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था। फिर मैंने गुस्से से कहा, पापा जी, आप ड्रामा करना बंद कीजिए। आपकी हकीकत मुझे पता चल चुकी है।
मैं तो आपको बहुत ही अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन आप इतने गिरे हुए इंसान निकलोगे मैं नहीं जानती थी। मेरी बात सुनकर मेरे ससुर हड़बड़ा गए। कहने लगे, बेटा यह कैसी बातें कर रही हो, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? मैंने क्या कर दिया? मैंने अपनी सास को आगे कर दिया। मैंने कहा, बताइए क्या रिश्ता है इनसे आपका? मेरे ससुर थूक निगलते हुए बोले, यह तुम्हारी। अपने ससुर की बात को बीच में काटते हुए मैं बोली, यह मेरी सास है। मेरी बात सुनकर नैतिक, मेरी सास और मेरे ससुर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। सबसे ज़्यादा तो मेरी सास डर गई थी। वो एकदम से मेरे ससुर के पैरों में बैठ गई। वो रोते हुए बोली, मुझसे कुछ मत कहना, मैंने मेघा को कुछ नहीं बताया। पता नहीं इसे कैसे पता चल गया। मैंने अपनी सास को कंधों से पकड़कर उठाया और बोली, मुझे इन्होंने कुछ नहीं बताया। आज शाम को इनकी जगह मैं ही आपके कमरे में तेल की कटोरी लेकर आई थी। आप अपनी पत्नी पर इतना अत्याचार कैसे कर सकते हैं? एक तो है पेट से है, ऊपर से आप उन पर हाथ उठाते हैं, देर रात तक उनसे अपने पैरों पर मालिश करवाते हैं। बल्कि उन्हें तो ऐसे टाइम पर आराम की और आपकी सेवा की ज़रूरत है, और तुम सबने मुझे धोखे में रखा है। मुझे सच सच बताओ, तुमने मुझसे सच्चाई क्यों छुपाई? नैतिक ने मुझे बताते हुए कहा, मेघा आराम से बैठो, पानी पियो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। अब तो तुम्हें सब कुछ पता चल ही गया है। अनीता हमारे घर में काम करती थी। उस समय मेरी माँ जिंदा थी। वो अनीता से बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करती थी। अनीता भी मेरी माँ की बहुत इज्जत करती थी। मेरी माँ बीमार रहने लगी थी। डॉक्टर को दिखाने पर पता चला कि मेरी माँ को कैंसर है और आखिरी स्टेज पर है। अनीता मेरी माँ की बहुत सेवा करती थी। एक दिन माँ ने देखा अनीता की आंखें सूजी हुई थी। माँ ने जब उससे पूछा तो उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन बहुत जोर देने पर अनीता रोने लगी और बताया कि मालिक ने मेरे साथ। अनीता की बात सुनकर मेरी माँ को सदमा लग गया। जिंदगी तो उनकी वैसे भी बहुत कम रह गई थी, लेकिन यह सदमा उसी समय उनकी जान ले गया। लेकिन मरने से पहले मेरी माँ ने पापा को बुलाया था और कहा था कि मेरे मरने के बाद भी मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। पापा बहुत रोए थे, गिड़गिड़ाए थे और अपनी गलती की माफ़ी मांगी थी, लेकिन माँ उन्हें माफ़ नहीं कर रही थी। लास्ट में माँ ने उन्हें इस शर्त पर माफ़ किया कि मेरे मरने के बाद अनीता से शादी कर लेना। पापा ने मेरी माँ से वादा किया था कि वह अनीता से शादी कर लेंगे, बस तुम मुझे माफ़ कर दो। मेरी माँ ने पापा को माफ़ कर दिया और फिर वह इस दुनिया से चली गई। माँ के मरने के कुछ समय बाद पापा ने अनीता से शादी कर ली, लेकिन पापा अनीता को वह मान, सम्मान और प्यार नहीं दे पाए जो एक पत्नी का हक होता है। पापा ने छुपकर अनीता से शादी की थी। किसी को भी पता नहीं था कि अनीता मेरी माँ है। पापा बहुत ही इज्जत वाले आदमी थे। सबकी नज़रों में पापा की बहुत इज्जत थी और वह नहीं चाहते थे कि लोगों को पता चले कि उन्होंने एक नौकरानी से शादी की है। माँ के मरने के बाद हमारे घर में कोई भी नहीं आता था। उस दिन जो एक औरत आई थी वह भी पापा की भेजी हुई औरत थी, और उसने कुछ इस तरह से बातें की थी कि तुम्हें पक्का यकीन हो जाए कि अनीता तुम्हारी जेठानी है। यह सब कुछ सुनने के बाद मैं पापा की तरफ मुड़ी थी। वह सर झुकाए बैठे थे, आंखों में आंसू थे। मैं पापा के पैरों में बैठ गई और बोली, पापा एक बार आपने जो गलती की थी, हो सकता है वह अनजाने में की हो, लेकिन अब आप बार बार गलती कर रहे हैं और जानबूझकर कर रहे हैं। आपको पता है आपके ऐसा करने से मम्मी जी की आत्मा को कितना दुख होता होगा। उन्होंने अनीता को अपनी बहन समझा था और आप उसे इतना दुख देते हैं, तो फिर मम्मी जी की आत्मा खुश कैसे रहती होगी। जो रिश्ता मम्मी जी ने मरने से पहले जोड़ा था उसे पूरे सच्चे दिल से निभाई। इसी में आपकी खुशी है, मम्मी जी की खुशी है और अनीता की भी खुशी है। अब तो आपके घर में एक नया मेहमान भी आने वाला है। कल वह जब दुनिया में आएगा तो किसे अपना बाप कहेगा। कम से कम उस नन्हे मेहमान की खातिर अनीता को सच्चे दिल से अपना लीजिए। दुनिया की परवाह करना छोड़ दे कि दुनिया क्या कहेगी। पापा जी ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, शायद पश्चाताप के आंसू थे। मेघा, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं डर में जी रहा था कि जब लोगों को पता चलेगा कि मैंने एक नौकरानी से शादी की है तो मेरी इज्जत का क्या होगा, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई है। मैंने अपनी पत्नी से किए गए वादे को तो निभाया, लेकिन सच्चे दिल से नहीं। तो फिर मैंने यह कैसे सोच लिया कि मेरी पत्नी मुझे माफ़ कर देगी। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, जो तुमने मुझे यह रोशनी दिखाई। फिर उन्होंने अनीता का हाथ पकड़ा और उसे बेड पर बैठाया और उसके पैरों में बैठकर उससे माफ़ी मांगने लगे। अनीता, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैंने आज तक तुम्हें ना जाने कितनी तकलीफ़ दी, लेकिन तुमने अपने मुँह से उफ तक नहीं किया। तुम बहुत महान हो। प्लीज एक महानता और कर दो कि मुझे माफ़ कर दो। अनीता एकदम उठ खड़ी हुई और मेरे ससुर के हाथ पकड़ लिए। रोते हुए बोली,
प्लीज़ ऐसा ना कहे, आप तो मेरे पति परमेश्वर है। मुझसे माफ़ी मांगते हुए आप अच्छे थोड़ी लगते हैं। आपने मुझे सच्चे दिल से अपना लिया है, यही मेरे लिए सब कुछ है। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। मैं भी बहुत खुश थी। नैतिक बहुत ही प्यार से मुझे देख रहे थे कि आज मैंने सब कुछ सुलझा दिया था। घर में कोई परेशानी और कोई तकलीफ़ नहीं थी। कुछ ही दिनों बाद अनीता ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। पूरे घर में खुशियाँ फैल गई थी। मेरे ससुर तो बहुत ही खुश थे। उस नन्ही सी बच्ची को गोद में उठाकर ऐसे उछल रहे थे जैसे अभी अभी इनकी शादी हुई हो और ये उनका पहला बच्चा हो। मेरी सास ने मुझे अपने गले से लगाकर ढेरों दुआएं दी थी और मुझे खूब सारा प्यार किया था। कहने लगी, आज तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे को बाप का प्यार और मुझे पति का प्यार मिला। मैं तुम्हारी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज हमारे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ है और नैतिक भी बहुत खुश है। अनीता और मेरे ससुर का तो कहना ही क्या, उनकी ज़िंदगी को तो जैसे एक नया मकसद मिल गया हो जीने के लिए। दोस्तों, मेघा ने जो अपने सास और ससुर के लिए फ़ैसला लिया, उस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।